नमस्कार, न्यूज प्लस में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अजीत ठाकुर। हमारे खास कार्यक्रम आपका शहर आपकी खबर में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव आयोग पर करारा हमला बोला है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि महाराष्ट्र में 40 लाख वोट रहस्यमय तरीके से जोड़े गए हैं। राहुल गांधी का आरोप है लोकसभा चुनाव 2024 और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 के बीच इन मतदाताओं को जोड़ा गया है। राहुल गांधी ने कहा, महाराष्ट्र में 5 महीने में 5 साल से ज्यादा मतदाताओं को जुड़ने से हमारा संदेह बढ़ा और फिर शाम 5 बजे के बाद मतदान में भारी उछाल आया। लोकसभा में हमारा गठबंधन पूरी तरह से साफ हो गया। यह बेहद संदिग्ध है। हमने पाया कि लोकसभा और विधानसभा के बीच 1 करोड़ नए मतदाता जुड़ गए हैं। हम चुनाव आयोग गए और यहां लेख लिखा और हमारे तर्क का सार यह था कि महाराष्ट्र चुनाव चुराया गया था। दूसरी तरफ बिहार चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है। दिल्ली में आज बिहार चुनाव एनडीए और महागठबंधन की अहम बैठक होने वाली है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने आवास पर इंडिया ब्लॉक के नेताओं के लिए डिनर का आयोजन किया है। बताया जा रहा है कि डिनर पार्टी को एक बहाना है। इस मीटिंग में बिहार में चल रहे एसआईआर प्रक्रिया को लेकर रणनीति तय की जा सकती है। राहुल के डिनर से पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राजद विधायकों, एमएलसी और जिलाध्यक्षों के साथ एक अहम बैठक की। यह बैठक ऑनलाइन माध्यम से की गई। जानकारी के मुताबिक इस बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा की गई, लेकिन इसके साथ ही संसद का मानसून सत्र अब तक काफी हंगामेदार रहा है। आज 14वें दिन की कार्रवाई के दौरान भी दोनों सदनों में जबरदस्त हंगामे की आशंका है। इससे बीते पहले बुधवार की कार्रवाई के दौरान लोकसभा और राज्यसभा में सरकार ने हंगामे के बीच ही 2 अहम विधेयक पारित कराए। संसद के उच्च सदन में विपक्ष के भारी हंगामे पर आज काम बाधित हुआ। हंगामा बढ़ता देख 2 बजे तक सदन को रोका गया। बाद में दोपहर 2 बजे से राज्यसभा की कार्रवाई दोबारा शुरू होने के बाद भी विपक्ष ने हंगामा किया, जिसके बाद पीठासीन उपसभापति ने सदन की कार्रवाई को 8 अगस्त सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। वहीं लोकसभा की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक बाधित होने के बाद फिर शुरू हुई। लोकसभा में मणिपुर माल और सेवा कर संशोधन विधेयक पर चर्चा हुई, जबकि विपक्ष इस दौरान हंगामा कर रहा था। इस पर ज्यादा बातचीत के लिए दिल्ली ब्यूरो चीफ प्रवेश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रवेश, आज राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जो आरोप लगाए हैं चुनाव आयोग को लेकर, उसको लेकर बीजेपी अब क्या जवाब देने वाली है? और जिस तरह से राहुल ने आरोप लगाए हैं, तो लग रहा है कि जो उन्होंने कहा था कि परमाणु बम का खुलासा होगा, परमाणु बम जैसा, तो लग रहा है कि वो खुलासा हो गया है। बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि आज मानसून सत्र का 14वां दिन था और उसमें भी लगातार हमने हंगामा देखा। और सबसे बड़ी बात यह है कि पूरा विपक्ष जो है एसआईआर के मुद्दे पर एकजुट है। और सीधे तौर पर कहें तो आज राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कुछ तथ्य रखकर सीधे तौर पर चुनाव आयोग और सरकार को घेरने की कोशिश की है, कुछ सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि जिस तरीके से चुनाव आयोग ने जल्दबाजी में या ये कहे तुरंत जो है पूरी प्रक्रिया को पूरा करके जिस तरीके से एक लिस्ट जारी करी है और 65 लाख से ज्यादा लोगों के नाम काटे हैं, वो अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और कहीं ना कहीं उन्होंने कुछ राज्यों को, जैसे महाराष्ट्र है, हरियाणा है, इन विधानसभा के चुनावों पर सवालिया निशान भी खड़ा कर दिया है। उनका सीधे तौर पर ये कहना है कि ये चुनाव जो है कहीं ना कहीं एक व्यक्ति के कई वोट बने हुए, कई व्यक्तियों के एड्रेस तक नहीं डले हुए, कुछ ना कुछ घपला है। और इसी वजह से जो है बीजेपी लगातार चुनाव जीतने में सफल हो रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पूरा घटनाक्रम को अगर आप देखें तो आज राहुल गांधी का जो पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करें, पूरा घटनाक्रम की बात करें, तो उन्होंने पहले से ये तय किया था, पहले से पूरे सबूत जुटाए थे और सबूत के साथ आज कॉन्फ्रेंस कर सरकार को पूरी तरीके से घेरने की कोशिश की है। कह रहे हैं कि आज घेरने की कोशिश की। प्रवेश, हमारे साथ बने रहिए, लेकिन उससे पहले हम राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है वो अपने दर्शकों को सुना देते हैं। एक बात आपको क्लियरली समझनी होगी,
जब तक इलेक्शन कमीशन कॉम्प्रोमाइज्ड है, जब तक वोटर लिस्ट कॉम्प्रोमाइज्ड है, तब तक ना ईवीएम से कुछ होगा ना मैन्युअली होगा। इलेक्शन कमीशन अगर नॉन कॉम्प्रोमाइज्ड है और मैन्युअली किया जाए हो सकता है, बट यहां तो अंपायर ही मतलब दूसरी टीम का है। तो आप वोटर लिस्ट लगाइए, आप मैन्युअली कीजिए, ईवीएम कीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं आपको दिखाया 1 लाख फेक वोटर एक असेंबली में, हमने मॉडल दिखाया है। मॉडल को आप जहां यूज करना चाहते हो वहां कर सकते हो, सिंपल सी बात है। तो नैरेटिव तो बनाना पड़ता है ना। पॉइंट ये नहीं है कि बीजेपी जीत रही है, कांग्रेस हार रही है। पॉइंट है कि हियर देयर इज क्लियर प्रूफ, 100% प्रूफ दैट इलेक्शंस आर रिग्ड इन इंडिया, नॉट 99%, 100%. So whether who is winning, who is losing, that's a separate question. We are saying that there is the integrity of the election system in India is gone. This, what has happened in Mahadevapura, is the destruction of democracy, and there are the groups of people who are doing it. प्रवेश, मैं ये भी जानना चाहूंगा क्योंकि आज राहुल गांधी महागठबंधन की बैठक करने वाले हैं और बहाना जो है वो तो डिनर का है, लेकिन सभी जानते हैं कि चर्चाएं बिहार चुनाव को लेकर भी होंगी। तो इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है आपके पास? बिल्कुल सही कहा। देखिए, डिनर के बहाने महागठबंधन की एक बैठक होने जा रही है जिसमें राहुल गांधी ने अपने निवास पर पहले डिनर रखा है और डिनर के साथ साथ ऐसा कयास लगाए जा रहे हैं कि कुछ ना कुछ चर्चा होगी और वो चर्चा राजनीतिक होनी है। और उसमें सबसे बड़ी बात है कि बिहार का जो एसआईआर का मुद्दा है उसको लेकर कहीं ना कहीं आज एक रणनीति तैयार होती हुई दिखाई देगी। इस डिनर में सीधे तौर पर बता दूं, शरद यादव, अखिलेश यादव, तमाम ऐसे बड़े नेता हैं जो तेजस्वी यादव जो इस बैठक में पहुंचेंगे। इसके अलावा जिस तरीके से एसआईआर को लेकर पूरे मानसून सत्र को विपक्ष ने रोकने की कोशिश की है, उसको लेकर एक मजबूती लाने की भी तैयारी करने की बात आ रही है। और दूसरी बात, साफ तौर पर मैं बता दूं कि उपराष्ट्रपति के चुनाव को लेकर भी एक चर्चा होनी है जिसमें बताया ये जा रहा है कि अगर सीधे तौर पर कहें तो सरकार के पास तो बहुमत पूरा है, अगर वो अपना उम्मीदवार मैदान में उतारेगी तो जाहिर सी बात है कि उनकी संख्या बहुबल ज्यादा है तो वो जीत जाएंगे। लेकिन उसके बाद भी विपक्ष चाहेगा तो अपना एक उम्मीदवार उतारने की कोशिश करेगा या तैयारी करेगा। इस पर भी एक बड़ी एक बैठक इस डिनर में कहे तो पूरी तरीके से रूपरेखा तैयार होने की बात निकलकर जरूर सामने आ रही है। जी सही बात है, क्योंकि उप राष्ट्रपति का चुनाव होना है। तो क्या कांग्रेस की तरफ से भी कोई सामने नाम निकल कर आ रहा है कि अगर कांग्रेस उतारती है तो उप राष्ट्रपति का प्रत्याशी कौन होगा? सीधे तौर पर कहा कि सरकार के पास संख्या पूरा है, बहुमत पूरा है, लेकिन कांग्रेस इस पर एक रणनीति बनाने की तैयारी में है, कोशिश कर रही है। सूत्रों के हवाले से खबर जरूर आ रही है कि कांग्रेस चाहती है कि अपना एक उम्मीदवार उपराष्ट्रपति के रूप में जरूर उतारे, लेकिन वो कौन होगा इस पे हो सकता है कि आज डिनर में कहीं ना कहीं चर्चा हो और हो सकता है कि जल्दी उसके नाम का खुलासा जो है आपको देखने को मिल जाए। जी प्रवेश, मैं ये भी आपसे जानना चाहूंगा क्योंकि आज भी संसद में हंगामा देखने को मिला है, तो क्या कुछ रहा आज संसद का माहौल और क्या एसआईआर को लेकर या कि और अन्य मुद्दों को लेकर भी जो है ये हंगामा विपक्ष की तरफ से देखने को मिला? देखिए, सीधे तौर पर मैं बता दूं कि आज 14वां दिन था मानसून सत्र का, लेकिन चाहे वो राज्यसभा हो चाहे वो लोकसभा हो, दोनों में जो स्टार्टिंग में सुबह 11 बजे जब कार्रवाई शुरू हुई तो दोनों सदन में एसआईआर को लेकर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया और हंगामा करने की वजह से दोनों सदन के सभापतियों को 11 बजे जब हंगामा शुरू हुआ तो 2 बजे तक के लिए दोनों सदनों को स्थगित करना पड़ा। लेकिन वही मैं आपको बता दूं कि राज्यसभा जब 2 बजे के बाद शुरू हुई तो वो हंगामा फिर से बरप गया, तो वो कल तक के लिए, कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। लेकिन लोकसभा थोड़ा उसमें काम बहस ये कहें चर्चा जारी रही, लेकिन सवाल यही है कि दोनों सदनों में किसी भी प्रकार से देखें तो ये मानसून सत्र केवल और केवल एसआईआर की मांग को लेकर या मुद्दे को लेकर जो है पूरा हंगामा बरपा रहा है। जी कुल प्रवेश, तेजस्वी यादव ने भी अपने विधायकों और जिला अध्यक्षों के साथ मीटिंग की है।
क्या मीटिंग का मकसद क्या था, कोई जानकारी है आपके पास? हाँ बिल्कुल, देखिए सीधे तौर पर बताऊं तो एसआईआर को लेकर बिहार में जो है जल्दी चुनाव है, उसको लेकर एक रणनीति बनाने की तैयारी की जा रही है। इसमें मैं बता दूं कि अभी थोड़े दिनों बाद राहुल गांधी बिहार पहुंचेंगे और जिसमें तेजस्वी यादव और राहुल गांधी दोनों मिलकर एक पद यात्रा निकालेंगे और लगभग बताया जा रहा है कि बिहार के कुल चुनिंदा क्षेत्रों में जाकर अपनी बात को रखेंगे, एसआईआर के मुद्दे को लेकर रखेंगे। लेकिन तेजस्वी यादव ने सीधे तौर पर कहा है कि अगर एसआईआर की जो मांग है या ये कहे उसको रोकने की कोशिश नहीं हुई या सरकार ने उसमें बदलाव करने की कोशिश नहीं की तो चुनाव का पूर्णतः बहिष्कार करा जाएगा, जिसको लेकर तेजस्वी यादव कम से कम 2 बार इस बात को दोहरा चुके हैं। और ऐसा लग रहा है कि बिहार चुनाव से पहले हो सकता है कि कुछ ना कुछ बड़ा आंदोलन एसआईआर को लेकर पूरा विपक्ष करता हुआ जरूर दिखाई देगा। मतलब प्रवेश, हम कह सकते हैं कि जब तक बिहार का विधानसभा चुनाव समाप्त नहीं हो जाता तब तक इस तरह का हंगामा और ये जो एसआईआर का मुद्दा है ये पूरे भारत में इसी तरह जो है वो घूमता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है और इसमें किसी प्रकार की कोई आशंका भी नहीं है, क्योंकि विपक्ष ने एक रणनीति बना ली है और उस रणनीति में एसआईआर विपक्ष के पास सबसे बड़ा मुद्दा है और उस मुद्दे को लेकर पूरे विपक्ष एकजुट भी दिखाई दे रहा है। अब मैं बता दूं कि बिहार के बाद चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल का रुख किया है, जिसमें पश्चिम बंगाल में भी इसी तरीके का पुनरीक्षण करना है। लेकिन पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, वो अच्छी खासी नाराज दिख रही है। वो शुरू से इसका बहिष्कार करती हुई नजर आ रही है और उसके समर्थन में पूरा विपक्ष एकजुट है। जी चलिए प्रवेश, बहुत बहुत धन्यवाद महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए हमें। अब चलते हैं जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में सुरक्षा बलों का ऑपरेशन अखल लगातार जारी है। बीते शुक्रवार से शुरू हुए इस बड़े आतंकवाद विरोधी अभियान में अब तक 3 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। वहीं इस मुठभेड़ में सेना के 9 जवान भी घायल हुए हैं, जिनकी हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। यह ऑपरेशन अब चौथे दिन में प्रवेश कर चुका है। सुरक्षा बलों ने कुलगाम के घने जंगल वाले अखल इलाके में आतंकियों को घेर रखा है। बीते शनिवार को 3 आतंकियों को मार गिराया गया था, जिनका संबंध लश्कर तैयबा की एक शाखा से था। वहीं रात भर भारी गोलीबारी और विस्फोटों की आवाजें सुनी गई। यह ऑपरेशन आने वाले दिनों में भी जारी रहने की उम्मीद है और यह कश्मीर में दशकों से सबसे लंबा हो सकता है। इस बीच उत्तरी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने देवसर का दौरा किया और दक्षिण कश्मीर में आतंकवाद रोधी ग्रिड की समीक्षा की, जहां उन्हें सुरक्षा स्थिति, परिचालक तैयारियों और चल रहे अभियानों की जानकारी दी गई। अब इस पूरे मामले को लेकर फिरदौस जम्मू कश्मीर से हमारे साथ ब्यूरो चीफ जुड़ गए हैं। फिरदौस, लगातार सेना जो है वो अपना सर्च अभियान चला रही है और साथ ही साथ जिस तरह से आतंकवादियों के मारे जाने की खबर है, तो लग रहा है कि अभी आतंकवादियों के मारे जाने की खबरें और भी मिल सकती हैं या ये आंकड़ा और बढ़ सकता है, क्योंकि सेना ने पूरे जंगल को चारों तरफ से घेर रखा है और हेलीकॉप्टर के माध्यम से जो है वो सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। जी, आपको बता दें कि हॉर्वन इनकाउंटर के बाद ये दूसरा इनकाउंटर है जो जंगल में हो रहा है। ये जो जंगली एरिया है, काफी गुंजान इलाका है, वहां पर काफी पेड़ है, वहां पर कुछ देख संभल के गोलीबारी हो रही है। अलबत्ता वो वहां से जो मिलिटेंट की तरफ से हद से ज्यादा गोलीबारी हो रही है। फौज का ये है कि वो चाहते हैं कि वो बस्ती में ना घुसे ताकि बस्ती को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, क्योंकि वहां पर लोगों का ज्यादा आना जाना रहता है। फौज का यही है कि वो ज्यादा से ज्यादा उनको वहीं पर जो मार गिराए ताकि वो बस्तियों की तरफ रुख ना करे। दूसरी बात ये कि 1 हफ्ता हो गया है, 3 बताया जा रहा है कि 4 मिलिटेंटों की इस वक्त तक मारे जाने की खबर है। हो सकता है इससे ज्यादा भी हो जाए। अलबत्ता ये सूत्रों से पता चला है कि ये ग्रुप पाकिस्तान से आ रहा था। इसको रास्ते में ही फौज ने ट्रेस आउट किया था और मार गिराया था। अभी तक बताया जा रहा है कि 4 मिलिटेंटों की मौत वाक़ई हुई है। जी
तो बिल्कुल सही बात है कि लंबे वक्त से सेना जो है लगातार जो है इस तरह के ऑपरेशन चला रही है, लेकिन मैं आपसे यह भी जानना चाहूंगा सिविलियंस को लेकर क्या सुरक्षा के मद्देनजर उनके लिए कोई किसी तरह की कोई गाइडलाइंस तय की गई है? किस तरह के जो क्षेत्र हैं जहां पर लग रहा है कि आतंकवादी एक्टिविटीज हो सकती है, क्या उन पर किसी तरह की पाबंदी भी लगाई गई है? देखिए, जो लोकल्स है, जो वहाँ के निवासी है, उन पे तो ऐसा कोई पाबंदी नहीं है। अलबत्ता फौज ये चाहती है कि वो किसी तरह से जंगल में ही उनको मार गिराया जाए ताकि बस्तियों का रुख ना कर सके, क्योंकि अगर वो बस्ती का एक बार रुख कर देंगे तो फिर फौज के लिए हद से ज्यादा मुश्किल होता है वे इनकाउंटर में ये करना। दूसरी बात ये कि फौज की 3-4 जवान जो है जख्मी हो गए, इस वजह से फौज संभल के अब ये जो इनकाउंटर है हैंडल कर रही है ताकि किसी भी जवान को कोई जख्मी ना हो जाए या कोई अनहोनी ना हो जाए। जी, बस क्योंकि सेना ने जंगल को घेर रखा है, तो कुछ लग रहा है कि कितने आतंकी अभी और हो सकते हैं, कोई जानकारी है आपके पास? वैसे गोलीबारी हो रही है, अंदाजा लगाना बहुत ही मुश्किल है, और जो हेलीकॉप्टर जो सर्च कर रहा है उसके द्वारा भी जो जंगल का वो डाउन नहीं कर सकते हैं। अलबत्ता ड्रोन के जरिए भी देखा जा रहा है कि कोई मिलिटेंट ये कितने छुपे हैं और कहां पर छुपे हैं। अलबत्ता जो गोला फायरिंग जो हो रही है दोनों साइड से, अलबत्ता लग रहा है कि शायद यही 4 से 5 मिलिटेंट की आशंका जताई जा रही है, मगर अभी तक पूरी पुष्टि नहीं हो पा रही है फौज की तरफ से और कितने मिलिटेंट छुपे हैं। जी बिल्कुल फिरदौस, सही बात है, क्योंकि घना जंगल है, उसमें कितने आतंकवादी छुपे हो सकते हैं ये भी बता पाना मुश्किल है। लेकिन फिरदौस, मैं ये भी जानना चाह रहा हूं, क्योंकि इस समय जो हालात हैं वो बहुत सख्त हैं, क्योंकि जिस तरह से सेना सर्च ऑपरेशन चला रही है, तो क्या पाकिस्तान की तरफ से भी बॉर्डर पर कोई एक्टिविटी देखने को मिल रही है? जाहिर सी बात है, ये जो इनकाउंटर है पाकिस्तान पे भी ऐसा कुछ असर नहीं देखने को मिल रहा है। अलबत्ता ये हो सकता है कि वो वापस जाने की फिराक में हो जाए, वापस जाने की कोशिश करे, मगर फौज ने पूरी तरह से कार्डन ऑफ करके रखा है, उनको वापस नहीं जाने दे जाएगा। अलबत्ता जो बता दें आपको कि जब तक फौज वो ऑपरेशन और नहीं करेगी तब तक कोई भी बात बताना मुश्किल ही नहीं है। आप लगातार जो है इस ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए हैं और इसको भी लेकर पॉलिटिक्स हमने बहुत देखी है, तो क्या जम्मू कश्मीर के जो वरिष्ठ नेता हैं उनकी तरफ से किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया आई है क्या सामने? खास ऐसा कुछ सामने नहीं निकल पा रहा है, क्योंकि उस वक्त उनके मुंह में दही जम जाती है, तो वो कुछ बता नहीं पा रहे हैं, क्योंकि अगर कोई सवाल उनके पूछा जाए तो वो कुछ बताने से गुरेज करते हैं। अलबत्ता ये जो हमारे एलजी सरकार है, उन्होंने बहुत ही फौज को आश्वासन दिया है कि सिविल भी आपके साथ है, प्रशासन भी आपके साथ है। ये जो मनोज सिन्हा है एलजी, उन्होंने ये साफ लफ्जों में बता दिया है। जी फिरदौस, बहुत बहुत धन्यवाद आपका महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। अब चलते हैं महाराजगंज। सीमा पर तैनात सुरक्षा एजेंसियों को आज एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। अवैध रूप से भारत में घुसपैठ के दौरान थाईलैंड की महिला समेत 2 कथित गाइड गिरफ्तार किए गए हैं। पकड़ी गई थाईलैंड की महिला के विरुद्ध अवैध रूप से भारत में घुसपैठ करने के मामले में 14 विदेशी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। आपको बता दें, भारत नेपाल के अंतरराष्ट्रीय सीमा सोनाली बॉर्डर के समीप कुनसेरवा गुरुद्वारा के पास से इन सभी की गिरफ्तारियां की गई हैं। साथ ही पगडंडी मार्ग से स्थानीय क्षेत्र के 2 युवकों द्वारा थाईलैंड की महिला को भारत में घुसपैठ कराने की बड़ी साजिश को सीमा पर तैनात सुरक्षा एजेंसियों ने आज नाकाम कर दिया, जिसमें घुसपैठ करने वाले 2 भारतीय युवकों पर BNS की धारा 61(2) के तहत मुकदमा दर्ज करके आगे की कार्रवाई में टीमें जुट गई हैं। इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ महाराजगंज के संवाददाता मोहम्मद आलम जुड़ गए हैं। मोहम्मद आलम,
आज बड़ी कामयाबी ये एजेंसियों को हाथ लगी है, क्योंकि जिस तरीके से घुसने का प्रयास किया जा रहा था, इसका मतलब है कि इनपुट जो है वो एजेंसियों को पहले ही मिल गया था। जी, मैं आपको बता दूं कि सीमा पर सुरक्षा चौकी जो है बढ़ा दी गई है। नेपाल और भारत का जो सीमा क्षेत्र है उससे चौकसी जो है 100% मुस्तैद कर दी गई है। ये मानिए कि वहां के हर गुजरने आने जाने वाले लोगों को पहले तो गहनता से जांच की जा रही है। पहले जैसा आप कोई लापरवाही नहीं रह गई है, और भारतीय हो या फिर इंडियन हो, उनके आने जाने से पहले उनके दस्तावेजों की जांच की जा रही है। भारतीयों को अनिवार्य हो गया है कि बॉर्डर क्रॉस करने टाइम आपको अपना आधार कार्ड लेकर जाना है, विदाउट आधार कार्ड आपकी एंट्री नहीं है। उसी क्रम में सुरक्षा एजेंसियां लगातार चेकिंग अभियान चला रही हैं। उनके इनपुट भी अभी स्ट्रांग हो गए हैं। इसी दौरान जो है, अभी आज की बात है कि थाईलैंड की एक महिला थी जो भारत में अवैध रूप से घुसपैठ करने की प्रयास कर रही थी, जिसको आलम, मैं आपसे यह भी जानना चाहूंगा, क्योंकि थाईलैंड की महिला गिरफ्तार हुई है, 2 कथित गाइड गिरफ्तार हुए, इनके बारे में क्या और कोई जानकारी भी मिल पा रही है? क्योंकि पुलिस जो है वो इनसे, एजेंसीज जो है वो इनसे अपनी पूरी जांच पड़ताल कर रही होंगी, लेकिन आपके पास क्या कोई जानकारी है? देखिए, विशेष सूत्रों से जो जानकारी मिली है, इनके बारे में गहनता से जांच की गई है। इन तमाम सुरक्षा एजेंसियां जो है इनकी घुसपैठ पे क्या इरादे से घुसपैठ किए हैं उसकी जांच की है। उसके बाद इनको जो है मुकदमा लिखकर जेल भेज दिया गया है। जी, आगे क्या कुछ प्रतिक्रिया देखने को मिल सकती है, क्योंकि एजेंसीज अब ये सब सारे जो हैं गिरफ्त में है, लेकिन क्या और लग रहा है कि ये जो एक संगठन कह सकते हैं कि पकड़ा गया है, क्योंकि जो 2 कथित गाइड पकड़े गए हैं, क्या लग रहा है कि और भी लोग शामिल हो सकते हैं इस तरह की जो क्रियाएं चल रही हैं, इस तरह की एक्टिविटीज में? भारत नेपाल बॉर्डर पे इस तरह से घुसपैठ करने के प्रयास में अब तक बहुत सारे लोग पकड़े गए हैं, और सुरक्षा एजेंसियां सबको जो है सबकी जांच करती है, और उसके बाद ही उनको जांच करने के बाद जेल भेज दिया जाता है। आज जो सुरक्षा एजेंसियां जांच करती हैं वो क्या कार्रवाई करती हैं वो निकल कर बाहर नहीं आ पाता है, लेकिन ये है कि घुसपैठ करने वालों को सुरक्षा एजेंसियां जो है अब बॉर्डर पे ही पकड़ ले रही। क्या इसके अलावा भी, क्योंकि अब मामला सामने आ गया है, खुलासा हो गया है कि घुसपैठ की साजिश चल रही थी, तो इसके अलावा भी और भी जगह सर्च ऑपरेशन चल रहा है क्या आलम? ऑपरेशन सब लगातार चलाया जा रहा है। सुरक्षा एजेंसियां जो भी बॉर्डर पे एसएसबी हो, बॉर्डर की सतह पुलिस चौकी या थाना जो भी हो, वो लोग सर्च ऑपरेशन लगातार चलाते रहते हैं। शाम होते ही सर्च ऑपरेशन इनका चालू हो जाता है, गश्ती चालू हो जाती है, जगह जगह पिकेट लगा दिए जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ ऐसे लोग हैं जो घुसपैठ कराने और करने के फिराक में रहते हैं, जो सुरक्षा एजेंसियों के हाथों पकड़े जाते हैं। अभी पिछले हफ्ते सर 2 लड़कियां जो नेपाल से गायब हो गई थी, उनको ह्यूमन राइट्स द्वारा सर्च किया गया। फिर यहाँ की एसएसबी सुरक्षा एजेंसियां लगी और उनको महाराजगंज के नौतनवा से सकुशल रिकवर करके उनके परिजनों को सौंपा भी गया था। चलिए आलम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। अब चलते हैं रीवा के गांधी मेमोरियल अस्पताल का स्त्री और प्रसूति रोग विभाग एक बार फिर सुर्खियों में है। ऐसा दूसरी बार हुआ है जब ड्रिप के माध्यम से दिए जाने वाले आईवी फ्लूइड की वजह से प्रसूतिताओं की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उन्हें ठंड लगने लगी। इससे पूरे वार्ड में कोहराम मच गया। बताया गया कि लगभग 10 महिलाओं में ये लक्षण निकलकर सामने आए हैं। आनंद फानन में प्रसूताओं का उपचार करने वाली महिला चिकित्सक और डॉक्टर सोनल अग्रवाल और डॉक्टर शीतल पटेल ने महिलाओं की तबीयत का हवाला देते हुए अस्पताल अधीक्षक को एक पत्र लिखा और संबंधित बैच के फ्रूट की जांच कराए जाने की मांग की। महिला चिकित्सक द्वारा दिया गया ये पत्र अब सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गया है। पत्र में प्रसूताओं की तबीयत बिगड़ने का मामला 2 अगस्त 2025 का बताया जा रहा है। वहीं पत्र में बैच क्रमांक FNB 12484 के सभी आईवी फ्रूट की जांच कराए जाने की बात कही गई है।
इस घटना से पहले भी स्त्री और प्रसूति रोग विभाग में प्रसूताओं की दी गई दवाई के रिएक्शन से महिलाओं की याददाश्त पर असर पड़ा था, जिसके बाद अस्पताल प्रबंधन ने संबंधित बैच की तमाम दवाओं की सप्लाई को रोकते हुए पूरे मामले में जांच करते हुए संबंधित को निलंबित किया था। वहीं इस पूरे मामले के संज्ञान में आने के बाद अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर राहुल मिश्रा का कहना है कि विभागीय व्हाट्सएप ग्रुप में यह जानकारी चल रही थी। आईवी फ्लूड लगने के बाद ठंड और बुखार जैसे लक्षण आते हैं। अगर कहीं महिलाओं को ये शिकायत हुई है तो निश्चित तौर पर ही मामला बहुत संवेदनशील है। संबंधित बैच के फ्लूड की आपूर्ति रोक दी गई है। बैच के फ्लूड की जांच कराई जाएगी और इसमें जो भी दोषी पाया जाता है इसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब इस पर डॉक्टर राहुल मिश्रा ने क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं। आया है जिसमें 2 चिकित्सकों के द्वारा गैनी विभाग में कुछ पेशेंटों के साथ साइड इफ़ेक्ट की बात कही गई है, तो हम उसकी जांच करवा रहे हैं। और अभी प्रथमतः ये लग रहा है कि वो चूँकि लेबर रूम में जिन 6-7 महिलाओं को लगाए गए हैं, तो हो सकता है कुछ उनको एनीमिया रहा हो या कुछ पहले से कमजोरी रही हो, तो उनमें साइड इफ़ेक्ट आ गया हो। वो साइड इफ़ेक्ट है, उसका कोई दुष्प्रभाव ऐसा कुछ नहीं है। साइड इफ़ेक्ट कई बार सलाइन लगाने से राइगर्स और बुखार आ जाते हैं, तो उसका तुरंत उपचार किया गया। वो सब ठीक है, सभी की हालत खतरे से बाहर है और सभी आज भी सब ठीक है वो। और सलाइन में कभी कभी ये साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं जिन पेशेंटों की थोड़ा सा अगर अंदर से कमज़ोर रहते हैं जो पेशेंट, उसमें ऐसा देखने को मिलता है। हम उसकी पूरी जांच भी करा रहे हैं। पहले भी इस तरह का एक मामला भी सामने नहीं, वो मामला दूसरा था। वो तो मामला इंजेक्शन से रिलेटेड था, ओटी का था। वो बिल्कुल दूसरा मामला था और वो बैंड ड्रग का मामला था, क्योंकि वो बैंड थी लेकिन वो इमरजेंसी में वहाँ पहुँच गई थी बाई हैंड, तो और उसमें फिर कार्रवाई भी हुई है। तो ये बिल्कुल दूसरा मामला है, साइड इफेक्ट का मामला है जो किसी के कोई भी दवाइयों से हो सकता है। इस पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता हरि प्रकाश सिंह जुड़ गए हैं। हरि प्रकाश, क्या है ये पूरा मामला, क्योंकि महिलाओं के जीवन से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। इस तरह के इंजेक्शन लगाए जाते हैं कि महिलाओं की याददाश्त तक जो है वो जाने का खतरा हो जाता है। क्या है पूरा मामला? जी बताया जी, आपको बता दें कि संजय गांधी अस्पताल हमेशा सुर्खियों में बना रहता है। आए दिन यहाँ कुछ न कुछ होता रहता है। कभी डॉक्टर और अटेंडरों के बीच मारपीट हो जाती है, कभी सुरक्षाकर्मी मारपीट करते हैं। अभी हाल में एक गायनी विभाग से संबंधित मामला आया है जिसमें महिलाओं को जब ये इंजेक्शन फ्लूड का लगाया गया तो लगभग 10 महिलाओं की हालत खराब हो गई थी, जिसमें वहाँ 2 चिकित्सक जो थे डॉक्टर सोनल अग्रवाल और डॉक्टर शीतल पटेल ने महिलाओं की तबीयत का हवाला देते हुए अधीक्षक को पत्र लिखा था कि इस फ्लूड के से संबंधित बैच की जांच कराई जाए। इस पूरे वार्ड में हड़कंप मच गया था। वहीं इस पूरे मामले को संज्ञान में आने के बाद अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर राहुल मिश्रा का कहना था कि विभागीय व्हाट्सएप ग्रुप में यह जानकारी चल रही थी। आईवी फ्लूड लगने के बाद ठंड और बुखार जैसे लक्षण आते हैं। अगर कई महिलाओं को ये शिकायत हुई है तो निश्चित तौर पर ही मामला बहुत संवेदनशील है। संबंधित बैच के फ्लूड की आपूर्ति रोक दी गई है। बैच के फ्लूड की जांच कराई जाएगी और इसमें जो भी दोषी पाया जाता है उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी अजीत। बिल्कुल हरि प्रकाश, आपने जैसे बताया कि अस्पताल को लेकर कई विवाद जुड़े रहे हैं, तो क्या जो इससे पहले विवाद हुए उन पर कार्रवाई हुई है? क्योंकि अगर उन पर कार्रवाई हुई है तो फिर हम उम्मीद कर सकते हैं कि इस मामले को लेकर भी कार्रवाई होगी, मतलब चेतेंगे लोग जो हैं, क्योंकि ये एक तरीके से जीवन पर खिलवाड़ किया जा रहा है। बता दें आपको, इसके पूर्व भी यहाँ के जो पदस्थ डॉक्टर हैं उन्होंने अधीक्षक को एक लिखा था कि जो यहाँ दवाइयाँ हैं उस दवाइयों का मैं इलाज करता हूँ तो मरीजों को होता है। उन दवाइयों को चेंज करके एक अच्छी तरह की दवाई बाहर निकलने के बाद लोग ये कहते हैं कि डॉक्टर दवाई करते हैं और मुझे आराम नहीं होता है। उस पर भी अधीक्षक कार्रवाई की बात कही थी। संबंधितों को पत्र अधीक्षक द्वारा जारी किया गया था। अब उस पर क्या कार्रवाई अभी तक हुई ये जानकारी भी नहीं आया है। आपको बता दें कि अभी बीच में संजय गांधी आवारा कुत्तों का गढ़ हो गया, उस पर भी एक खबर चली थी। वहाँ मरीज के अटेंडरों को और वार्डवायों को वो कुत्ते काट खाया करते थे। जी अजीत। बिल्कुल सही बात है हरि प्रकाश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका
हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब सवाल यही है कि मामला अब सबके सामने, अब देखना वाली बात होगी कि इतने संवेदनशील मामले को लेकर आगे क्या कार्रवाई होती है। फिलहाल के लिए आपका शहर आपकी खबर कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ प्लस।